What's up, my dear friends? I have finally come up with MCQ सेशन दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये करना है दोस्तों। यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि काफी सारे बच्चों को इसका एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करने का टाइम ना हो, तो टेंशन घेऊ नका। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसमें जो 60 MCQs है, राइट, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट MCQs है दोस्तों, वो मैंने टेलीग्राम पे क्या है दोस्तों, मार्क करके बता दिया है आफ्टर दिस लेक्चर। सो यू डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, वो कर लेंगे, वो भी मोर देन इनफ है। और अगर आपको चाहिए कि मेरे साथ आप पूरा एक साथ कर ले, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस लेक्चर। बट वॉच करने से भी ज़्यादा मैं एडवाइस ये करूँगा दोस्तों कि आप वही क्या है MCQs यहाँ पे चेक करें जो आपको लग रहा है कि यार ये समझ में नहीं आया। यू डायरेक्टली गो टू दैट MCQ, राइट। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। पर अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि MCQ कैसा होगा यार, राइट, तो मेरे साथ ही करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वही चीज़ बोलनी थी तो बोल दी है मैंने। इंपॉर्टेंट MCQs की लिस्ट फ्रॉम दिस MCQs ऑल्सो मैं क्या दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना। पूरी कोशिश यही है दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो वो सब इनिशिएटिव्स जो मैं ले रहा हूँ उससे। इसीलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स हियर इट। सबसे पहला बात है एक्सन को सप्लायर की। वो बंदा है मेघालय में और उसको आपको बताना है कि भैया आज एग्रीगेट टर्नओवर जो है उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले का। दोस्तों उस सिनेरियो में मैं सिर्फ इतना ही बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 सिंपल। और वो है ये कि ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम प्लस उत्तराखंड, ये मैंने बोला था 75 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होता है आसाम को, यानी कि एप्लीकेबल होता है 150 लाख। मेघालय नॉर्थ ईस्ट में आता है तो उसको 75 ही एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, इज पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। याद रखना गुड्स है, सर्विस नहीं है, गुड्स है, फ्रॉम मध्य प्रदेश है। और वो भाई क्या है, वो हैंडीक्राफ्ट या वो नोटिफाइड गुड्स जिसमें प्रीडोमिनेंट नेचर हैंड का होता है वो नहीं है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, इररिस्पेक्टिव दोस्तों ऑफ द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर ही इज मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, तो सेक्शन 24 के तहत कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर GST। दोस्तों आप अगर रीड करेंगे तो ये तीनों की तीनों दोस्तों याद रखिएगा एग्जेम्प्ट सर्विस के अंदर आता है, अंडर द हेड एग्रीकल्चर सर्विस, और ये तीनों की तीनों हो जाएगी एग्जेम्प्ट। तो आंसर इज डी माय डियर फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों अगर करें, ITC इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो ब्लॉक क्रेडिट किसके रिलेशन में है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो पहला आपने खरीदा है कॉम्पोजिशन वाले से, दूसरा आपने क्या खरीदा है फ्री सैंपल में बांट दिया, और तीसरा दोस्तों आपने जो खरीदा वो पर्सनली कंज्यूम कर लिया है। तो दोस्तों तीनों ब्लॉक आ जाएंगे 75 में आवे छे, और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स 1, 2 एंड 3 डी आंसर आवे छे। क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम लोग सुभाष एंड को की, विच सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस। वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे कितनी होनी चाहिए जिससे क्या है आप ना इशू कर सके कोई भी इनवॉइस, यानी कि आपको इंडिविजुअल इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है, CTI से ही काम बन जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे दोस्तों 99% लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, और इसीलिए मैं इसको FMM सीरीज में भी दोस्तों डाल दूंगा। यहाँ पे आंसर लिख के आते वो लोग 200, अरे 200, अरे गाउठी इसीलिए बोला था मैंने। इस पे बकायदा क्या है एक FMM ऑलरेडी करवा दिया है, जहां पे 3 ऐसे केसेस है जहां पे वर्ड लेस देन वर्ड लिखा है। तो दोस्तों वर्ड लिखा है यहाँ पे 31(3)B में क्या लेस देन 200, तो आंसर यहाँ पे 200 नहीं आना चाहिए, आंसर यहाँ पे C आना चाहिए 150। ये अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई है तो जाके दोस्तों ऐसा होगा कि आपको इनवॉइस इशू करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरियस टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन GST टू मेक वन नेशन वन टैक्स। और आपको यहाँ पे बता देना कौन सा टैक्स सबस्यूम है, तो टैक्स ऑन लॉटरीज ही दोस्तों क्या है सबस्यूम्ड है। दूसरा कोई टैक्सेस सबस्यूम नहीं है, तो आंसर विल बी A, दैट इज 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जाम फ्रॉम GST। बात दोस्तों हम लोग कर रहे हैं किसकी, वेरी सिंपल। आज क्या पल्सेस आएगा, यस। मिलिट्री इक्विपमेंट्स, यस। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और जैगरी दोस्तों नहीं आएगा, ये याद रखना। आंसर 1 एंड 2 है ये। इफ यू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक कहानी दर्शाई थी, इसकी कहानी ये थी दोस्तों,
5 नोटिफाइड गुड्स की, ओके, विच यू आर सप्लाइंग बाय रेल, वेसल एंड जीटीए। और वो 5 कौन सी है? कहानी याद करो दोस्तों, एक फार्मर होता है, वो उठता है, फिर वो दूध पीता है, मिल्क, फिर उसमें सॉल्ट डालता है, किसके अंदर बेटा? फ्लावर्स, पल्सेस एंड राइस के अंदर। फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डालने जाता है, फिर उसकी खेती अच्छी हो इसलिए ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर केमिकल फर्टिलाइजर डालता है, हाथ गंदे हो जाएंगे, न्यूज़पेपर मैगजीन से लुच देता है, फिर वही पढ़ता है और देखता है कि नेचुरल कैलामिटीज आई है, मैनमेड डिजास्टर्स हो रहे हैं दोस्तों, और उसमें एक ही कम्युनिटी हेल्प करेगा, मिलिट्री, बाय सेंडिंग द डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। तो उसमें ओके पल्सेस भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ये और ये नहीं आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी इज नॉट पेएबल, ओके, जीएसटी इज नॉट पेएबल माय डियर फ्रेंड्स बाय रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस, ओके। तो यहाँ पे वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, इनफैक्ट क्या लगेगा? एफसीएम। लेट्स चेक आउट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस टू एबीसी। दोस्तों स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर वर्ड यूज किया है तो भैया बना बनाया खेल है। रिसिपेंट आपको देखना है बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है एबीसी लिमिटेड, यहाँ पे लग जाएगा आरसीएम। सेकेंड वाला, सप्लाइड टू, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। दोस्तों डायरेक्टर यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी को देता है तो आरसीएम लग जाएगा, यहाँ पे वो कोई इंडिविजुअल कोई दे रहा है तो लग जाएगा दोस्तों एफसीएम। ये डेफिनेटली दोस्तों ओके समथिंग इंपॉर्टेंट है, एफएमएम सीरीज में कवर करने जैसा है, ओके यस। थर्ड, सर्विसेज बाय द वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय द वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ। दोस्तों आपको पता है स्पीड पोस्ट सर्विसेज में अब सब चीज क्या हो गई, ये टैक्सेबल, और इसमें स्पीड पोस्ट ही टैक्स पे करता है इस पर एफसीएम। एंड लास्ट इज सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंक। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आरसीएम आ जाएगा और यहाँ पे बैंक ही टैक्स पे करेगा, ओके। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सेकेंड और थर्ड की अगर बात करें सी, राइट, तो सी विल बी द राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व इन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच ही नहीं रहा है, नॉर्मल सीटीपी है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मिस्टर एक्स अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अगर 20 लाख एक्सीड होता है, 40 लाख एक्सीड होता है, और फिर लास्ट वाला है इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू। डी इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स, कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है सेक्शन 24 के अंदर, ओके। नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 10, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू एनआरटीपी। दोस्तों कितने दिन के लिए आपको लेना है, कितने दिन के लिए? मैक्सिमम 90 डेज के लिए ले सकते हैं रे बाबा, सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। ये कौन सी सप्लाई नहीं है, तो ये भैया क्लियरली ये ओके डीम सप्लाई है ये, ओके। यहाँ पे ये भी क्या, ये तो सप्लाई है, बकायदा सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। ये 7.2 में आता है और ये भी 7.2 में आता है, यानी कि थर्ड और फोर्थ डी वाला केस जो है 11th का माय डियर फ्रेंड्स वो आ जाएगा आंसर, ओके। बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ व्हाट? ई क्रेडिट लेजर दोस्तों मैंने बोला है कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली टू पे ऑफ आउटपुट टैक्स, राइट, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, समझा? यस। नेक्स्ट, हाउ इज द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेटेड फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन? दोस्तों फालतू का टाइम पास नहीं करूंगा बाय रीडिंग ऑल द ऑप्शंस, डी वाला चेक करो। aggregate value of all taxable supplies excluding inward supply where taxes payable as per RCM and okay जो GSTs है आपके वो उसके अंदर एग्जिम सप्लाई भी आ गया, एक्सपोर्ट भी आ गया, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन ऑन ऑल इंडिया बेसिस एक्सक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। दोस्तों ये क्लासिक उसका क्या है, ओके डेफिनेशन है, ये याद रखना, ओके पता ही होगा आपको एंड आई एम श्योर आप भी सही करते। Okay, next is question number 14. Within how many days a person should apply for registration? Within 30 days दोस्तों, अगर वो voluntary registration नहीं है तो within 30 days. Okay. From the date of becoming liable to registration आपको करना पड़ेगा दोस्तों क्या? Apply. 14 का B है आंसर। 15th my dear friends अगर बात करें, Kaliman Associates made an application for GST का cancellation। हुआ ये कि its application for cancellation was approved with effect from 4th September. Okay. By the proper officer passing the order for the same on 14 September. तो ऑर्डर पास हुआ है 14th को और आपका कैंसिलेशन विथ इफेक्ट में हुआ है फ्रॉम 4th ऑफ सितंबर। इन गिवन केस उसका फाइनल रिटर्न उसको कब फाइल करना है, तो बोला है दोस्तों डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज अर्लियर,
तो एक जब वो इफेक्ट में आता है और एक जब उसका ऑर्डर पास होता है, विच एवर इज लेटर पहले आप ले लो और वहां से 3 महीना ले लो। तो लेटर यहाँ पे 14 सितंबर है, 14 सितंबर से दोस्तों 3 महीना गिने। मंथ का काउंटिंग मैंने आपको सिखाया है दोस्तों कि कुछ नहीं करना है, 14 सितंबर है, डेट वही रखने का, मंथ चेंज कर देने का। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बोलो बोलो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आर यू गेटिंग इट? यस, 14-12 आ जाएगा आंसर। आई होप दैट मेक्स सेंस माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस। ओके, ये सिनेरियो है। तो आज दोस्तों 14 दिसंबर यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा 15 का। 16 दोस्तों है जाइलो एंड कंपनी। ओके, बात करें हम लोग इसकी दोस्तों, जाइलो एंड कंपनी। ओके, हैज 3 ब्रांचेस, एक है जलंधर, अमृतसर, लुधियाना। ओके, अमृतसर एंड लुधियाना आर एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गारमेंट्स एंड जलंधर इन सप्लाई ऑफ शूज। अभी यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लीगली सही है विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन? लेट्स सी दैट। जाइलो कैन ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर पंजाब, declaring any of the one branches as PPOB and दूसरे as additional place of business। सही है, हो सकता है ये, why not? Because all are having the same PAN, तो क्यों नहीं? Second, Xylo and Co can obtain separate GST registration for each of, separate कर सकता है, yes, why not? ये भी सही है, doesn't matter। Third, Xylo can obtain one registration for shoe business and the other for अपना ये textile business, garment business, right? Yes, फॉर अमृतसर एंड लुधियाना। अरे ये भी सही है भाई, ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही अलाउड है, एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं आना चाहिए इसके अंदर सब अलाउड है माय डियर फ्रेंड्स। विद इन द स्टेट हुआ ना तो भैया आपकी मर्जी, जो करना है करो, सबको करवाना सबको करो, किसी को मत करवाना किसी को मत करो, एक्सेप्ट वन। बट इन दैट केस प्लीज डिक्लेयर पीपीओबी एंड एपीओबी। ओके, परफेक्ट। तो आंसर ओके 16th का दोस्तों आ जाएगा बी। ठीक है, 17th, what is the validity of registration certificate under GST for a normal taxpayer? Okay, तो validity of RC simple, valid till it is cancelled। ऐसा थोड़ी है रिन्यू करना, इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? अरे आरसी है बेटा, आरसी समझा ना। 17 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, within how many days application for revocation can be provided and no extension to the set time limit has been granted? दोस्तों यहाँ पे ओके आईसीआई ने अमेंड नहीं किया है ये चीज़, कोई बात नहीं, करण सर कर देंगे आपके लिए। ओके दोस्तों, आपको पता है पहले ये 30 डेज हुआ करता था, अब 30 डेज नहीं है दोस्तों, अब है इसका 90 डेज। ओके, 90 डेज है लिमिट और उसके बाद एक्सटेंशन मिलेगा और 180 डेज का, पर एक्सटेंशन का नहीं पूछा तो वी विल नॉट गेट देयर। ओके, रिवोकेशन सेक्शन 30 में ये मेजर अमेंडमेंट आया है, याद रखना बेटा, याद रखना। एफएमएम सीरीज में दोस्तों पूनम पांडे के नाम से मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अमेंड कर देना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19 माय डियर फ्रेंड्स, कैन ओके a registered person under combo scheme collect GST on his outward supply? No 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 no। ओके, इसीलिए बेटा वो इशू भी करता है क्या, बिल ऑफ सप्लाई। ओके यस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 क्या माय डियर फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ राइट विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यस दिस इज एसओएस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं, दिस इज एसओजी। एंड ये भी दोस्तों हायर परचेज का केस है जहाँ पे टाइटल ट्रांसफर तो रहा है, आज नहीं पर कल टाइटल ट्रांसफर तो हो ही रहा है, तो दोस्तों वो भी आ जाएगा दोस्तों। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ पहला वाला हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आंसर। 20 का आंसर इज फर्स्ट। ओके, 21 क्या आ जाएगा, पी लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द कंपनीज एक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम वेयर इट ऑर्डिनरली कैरीज ऑन बिजनेस, इट ऑल्सो हैज अ वेयर हाउस इन तेलंगाना। What will be the place of business for P Limited? तो P Limited के लिए place of business क्या दोस्तों, याद रखना place of business हर वो जगह है जहाँ पे आपका फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है और जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं। तो इस केस में तेलंगाना भी है और महाराष्ट्र भी है, तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, आंसर विल बी सी। अच्छा, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में माय डियर फ्रेंड्स क्या क्या आता है, तो मैंने पहले ही बोल के रखा है दोस्तों। ओके, ऑब्वियसली नील रेटेड सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज यानी कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड दारू। ओके, थर्ड है बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर होली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट एंड सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट। दोस्तों ये तीनों ही आ जाएंगे, टेंशन घेबू नका। 22 का आंसर इज डी। 23rd,
दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा आर्टिस्ट वाले का ही सीन है, पर डी पे फोकस करिए। क्या बोला है, एक आर्टिस्ट वाला कंडीशन है, फोक एंड क्लासिकल वाला कंडीशन है, दूसरा म्यूजिकल डांस एंड थिएटर होना चाहिए, और वो कंसिडरेशन भी होना चाहिए अप टू 1.5 लाख, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 1.5 लाख। इसीलिए 23 का आंसर है बेटा डी। ओके नेक्स्ट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 24, सर्विसेज बाय द वे ऑफ एडमिशन टू, ओके डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट, यानी कि आपको बेसिकली इनमें से टैक्सेबल वाला ढूंढना है। म्यूजियम, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व। दोस्तों यहाँ पे कोई भी मॉनिटरी लिमिट नहीं है, तो 1000 हो, 1 लाख हो या 50 रुपया, डजेंट मैटर, इसीलिए तीनों एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। पर दोस्तों जो लास्ट है, दैट इज रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट विद द एडमिशन टिकट कॉस्ट 600 रुपया पर पर्सन। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट यानी कि ओडीआई है, T20 जो अपने क्या है इंडिया वर्सेस और कोई कंट्री के मैच होते हैं दोस्तों, वहां पे अगर आप गए और वहां पे टिकट का कॉस्ट इज मोर देन 500 रुपीज, तो डेफिनेटली दोस्तों क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो दिस इज डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स टैक्सेबल। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 25, discount given after supply has been affected is deducted from the value of taxable supply। इशारा किस बात की तरफ है, यहाँ पे आपको बस ये देख लेना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए जिससे आपको 15(3)(b के तहत डिस्काउंट रिड्यूस करने मिलेगा फ्रॉम योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके तो सबसे पहले तो वो होना चाहिए अग्रीड, ओके एट और अबाउट at the time of supply or before the time of supply। दूसरा, the discount should be linked to relevant invoices। okay और तीसरा वेरी सिंपल, प्रपोर्शनेट आईटीसी रिसीपर ने भी रिवर्स करना होना चाहिए। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों पे दोस्तों क्या क्वेश्चंस आते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, जो मैंने मेरी ओसीओ की बुक में कवर किए सब एडजस्टमेंट्स के साथ, राइट। सो डोंट यू वरी, वी गॉट यू कवर्ड मैन, वी गॉट यू कवर्ड। ओके यस ये, और जनरली ये क्या है मिस्टेक बहुत करते हैं यहाँ पे, ये वाली मिस्टेक बहुत करते हैं जिसको मैं एफएमएम सीरीज में कवर करूंगा इन द सम कोली लिमिटेड, राइट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सिर्फ इतना दिया है, याद रखना, अगर कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है या कोई भी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन ऑर्डर रिवोक होता है, तो अगर वो SGST एक्ट के अंदर बेटा रिवोक हुआ तो डीम समझ लेना हो कि वो CGST एक्ट के अंदर भी रिवोक हो चुका है। तो आज दोस्तों इसीलिए आंसर आ जाएगा 1 और 2। ओके समझ, यस तो ए आंसर आ जाएगा 26 का। 27 में माय डियर फ्रेंड्स, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, तो याद रखना यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको तो आईटीसी मिलेगा अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। 27 का बी है आंसर। 28, बैंकिंग कंपनीज जो भी इनपुट या इनपुट सर्विस ले रही है दोस्तों, ओके फॉर टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाईज, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आज याद रखना, इन इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे आपको 50% ही मिलेगा आईटीसी। ओके तो 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज शैल बी मैंडेटरी टेकन इन द मंथ एंड द रेस्ट शैल लैप्स। ये बी वाला पॉइंट एकदम 100% सही है दोस्तों, पर याद रखना यही आपको 100% आईटीसी मिलेगा कब, जब आपने ओके अपनी ही बिरादरी यानी अपनी ही ब्रांच यानी एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक की ही ब्रांच से सर्विस ली है तब। ठीक है परफेक्ट। ओके तो वो तो सही है ही दोस्तों, पर एट द सेम टाइम ए वाला भी सही है। ओके सिंपल सी बात है, ए वाला भी सही है। क्यों? बिकॉज आईटीसी कैन बी कंपल्सरी रिस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट अट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। तो बेसिकली ये भी क्या एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे आप आईटीसी सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना इट इज अट्रीब्यूटेबल टू क्या है टैक्सेबल सप्लाईज, तो जो एग्जाम सप्लाईज है उसके रिलेशन में आपको नहीं मिलता है। तो इसका भी एक अलग कंप्यूटेशन होता है दोस्तों जो आपको करना पड़ता है, जो फाइनल सी में आता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, ऐसा कोई एमसीक्यू आया तो ए और बी दोनों का आंसर क्या है सही हो जाएगा। तो ऊपर में बेसिकली क्या आपको अलग से कंप्यूटेशन करना पड़ता है और यहाँ पे फ्लैट 50% डिडक्शन मांग दिया जाता है। ठीक है तो ये सिनेरियो बस बताना था आपको। ठीक है तो आंसर बेसिकली इसका आएगा सी, के दोनों ए और बी सही है। 29
A supplier takes deduction of depreciation on GST component of the cost of capital goods as per Income Tax Act 1961. The supplier can, okay, यहाँ पे एक चीज प्लीज 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 ध्यान रखिएगा, एक फूटी कौड़ी का नहीं मिलेगा इसका ATC, बिकॉज उसने डेप्रिसिएशन मारा ऑन द GST कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, राइट. तो नॉट अवेल ITC ऑन the supplier cannot avail ITC on the said tax component. As simple as that. Question number 30. Warehousing services of dash is exempt from GST. Okay. तो यहाँ पे एक चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वेयरहाउसिंग सर्विस ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. वीट आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बिकॉज ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है. इसमें क्या सोचना, नथिंग टू वरी, नथिंग टू है, नथिंग टू ओवरथिंक. ओके यस. पर पल्सिस का क्या सीन है दोस्तों? पल्सिस का सीन ये है, इफ यू ऑल रिमेंबर एग्रीकल्चर वाला जो मैंने चार्ट बुक आपको अपनाया था दोस्तों, उसमें बकायदा मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है, दिखाई दे रही है अंधे, स्टोरेज वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सिस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो यहाँ पे पल्सिस वर्ड आ चुका है, सीरियल्स वर्ड आ चुका है. तो पल्सिस होता है या सीरियल्स होता है, डजंट मैटर. वेयरहाउसिंग अगर दोनों का होता तो दोनों का हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स? एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट. अरे एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, याद रखना ये चीज. ओके, भूल जाते हैं लोग, उनको याद नहीं रहती. इसको भी FMM में कवर कर देंगे. नेक्स्ट 31. Which of the following services received in the course or furtherance of business without consideration amounts to supply? तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ओके, कि आज अगर ये गौर से देखेंगे आप, तो बात करें लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस की, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ओके, विच ऑफ द सर्विसेज रिसीव्ड इन द इज अमाउंटिंग टू सप्लाई, तो ये डीम सप्लाई की बात करें, 71C की बात कर रहे. तो मैं अगर आपकी जगह होता तो पता मैं क्या करता, वेरी सिंपल, मैं पहले अपने एंड पे क्या डेफिनेशन को बहुत क्लियर कर लेता कि भैया मेरे को क्या चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. अगर ऐसा कुछ है तो भैया हो जाएगा वो डीम सप्लाई. तो सबसे पहला इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन USA. तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे सन है तो रिलेटेड पर्सन में आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही हो रहा है, तो सिंपल सी बात है. ओके, और वो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है. ओके, यहाँ पे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का कंडीशन ऑलरेडी ऊपर सेटिस्फाई हो गया है, बिकॉज लिखा ही है उन्होंने, तो फिर और कोई दो राय नहीं है. डेफिनेटली दोस्तों ये आ जाएगा. दूसरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको सिर्फ चेक करना है बेटा, क्या मेरे हिसाब से क्या आपको चेक ही करना है, यहाँ पे दो कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, विदाउट कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. तो आप बस ये चेक कर लो दोस्तों कि रिलेटेड पर्सन वाला डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन वाला. ठीक है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, ओके, नहीं आएगा. क्यों? थर्ड वाले से पता चल जाएगा आपको. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ओके a person in India from his brother wholly dependent on such person in India in France आ जाएगा. Import of service by a person in India from his daughter wholly dependent on such person in Russia. डॉटर में तो बोलूं wholly dependent नहीं होता तो भी चल जाता बेटा, ठीक है, क्योंकि स्पाउस और चिल्ड्रन में ऐसी कोई कंडीशन आपको देखनी नहीं है. तो बात करेंगे हम लोग 1, 3, 4. ठीक है. Yes, A is the option, my dear friends. Okay, perfect. Next, question number 32 की बात करें दोस्तों अगर हम लोग, which of the following person engaged in making intrastate sub, अच्छा ऊपर एक्शन पता चला ना, यहाँ पे लिखा नहीं था wholly dependent, इसके लिए नहीं आया भाई. Okay, question number 32. Which of the following person engaged in making intrastate supplies from UP as prescribed below is not eligible for compo under 10(1), 10(2) even though their aggregate turnover does not exceed 1.5 crores? तो दोस्तों 1.5 करोड़ का लिमिट 10(1), 10(2) में किसको एप्लीकेबल है? तीन ही जन को, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट. मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाला, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाला, राइट. तो इसको तो एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको भी एप्लीकेबल हो जाएगा. की फर्क पैदा हो, इंटरेस्ट कमा रहा हो ना कमा रहा हो, आपको बस वो कंप्यूटेशन में ले लेना, इससे आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते. अच्छा, ट्रेडर, ट्रेडर ऑफ आइसक्रीम बोला है भाई, गूगली देखा,
ट्रेडर ऑफ आइसक्रीम बोला है। यहां पे मैक्सिमम लोग गलती कर देते कैसे, आइसक्रीम देख के, पर मैंने बहुत बार एम्फोसिस बोला है कि मैन्युफैक्चरर को बाहर डाला है, ट्रेडर को नहीं। नेक्स्ट, अ पर्सन सप्लाइंग, ओके, तो उसको भी अलाउड है बेटा। ओके, अ पर्सन सप्लाइंग सर्विस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसको बेटा क्या अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम 10(1), 10(2) के अंदर लेता ही नहीं है यार, वो लेता है अंडर 10(2)(a), अंडर 10(2)(a) लेता है, और उसको एप्लीकेबल है 50 लाख, इसके लिए नहीं आएगा। एफएमएम इसीलिए बनता है बिकॉज यहां पे कई सारे लोग क्या है, वो ऐसे ही सोच लेंगे यार यहाँ पे तो चारों ऑप्शन करेक्ट है। चारों कहां से करेक्ट है यार, 10(1), 10(1), 10(1), 10(1) में बात आई तो रेस्टोरेंट, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ही याद आना चाहिए। 10(2)(a) बोला तो सर्विस प्रोवाइडर याद आना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें क्या दिमाग लगाना। ओके, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपेंट। ओके ओके, तो बेसिकली अगर आप चेक करोगे यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट को स्प्लिट करके दिया, एक तो डेबिट इन द बैंक अकाउंट और दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपेंट, तो विच एवर इज अर्लियर वहां से डेट ऑफ पेमेंट आ गया। कंपेयर करेंगे हम लोग किसको, डेट इमीडिएटली 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, बेसिकली जिसको हम लोग 61st डे फ्रॉम DOI बोलते थे, वो वाला डेट है ये दोस्तों। तो ABC तीनों ही एप्लीकेबल है। ओके, और इसीलिए यहाँ पे आंसर डी आ जाएगा। ओके, earlier of all the above 3 options. Okay, next question number 34, which of the following services does not fall under RCM 93? Okay, तो आज RCM में कौन से केसेस फॉल नहीं होते। सबसे पहले देख लीजिए, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, RCM लग जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस टू पार्टनरशिप फॉर्म लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, ओके, RCM आ जाएगा बिकॉज रिसिपेंट अगर आपका हुआ पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट तो RCM आ जाएगा। थर्ड, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू बॉडी कॉर्पोरेट, अगेन RCM आ जाएगा। फोर्थ, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ होम प्रॉपर्टी फॉर पैसेंजर्स प्रोवाइडेड टू रिसिपेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, FCM आ जाएगा दोस्तों, बिकॉज यहां पे याद रखना दोस्तों, रिसिपेंट होना चाहिए था बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे इन्होंने गलती से इतनी की है, लिख देना चाहिए था GST@5% लिया होता तो उस सिनेरियो में ये चीज आती, समझा? यस, पर उन्होंने अज्यूम करके आंसर लिख दिया है, तो ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST? पहला वाला टैक्सेबल है बिकॉज 550 प्राइस है, 500 नहीं है। इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल है दोस्तों, और कोई भी अगर देता है क्रेडिट कार्ड के अलावा, फिर वो मनी लेंडर हो, बैंक हो, NBFC हो, तो एग्जेम्प्ट है, पर क्रेडिट कार्ड वाला टैक्सेबल। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर ऑफ एनी बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, दोस्तों ये बहुत 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 बार पूछा गया मिसलेनियस एग्जेम्पशंस में, मैंने बहुत बार वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, याद रखना दोस्तों। आउटसाइड इंडिया है एग्जेम्प्ट, इन इंडिया है टैक्सेबल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय FDM है दोस्तों, बाय FDM होगा एग्जेम्प्ट, पर 2FDM होगा दोस्तों टैक्सेबल। ये आप जानते हैं, आंसर विल बी डी, बिकॉज यहां पे एग्जेम्प्ट सर्विसेज पूछा। ITC of motor vehicle used for making dash is allowed. Transportation of goods allowed. Transportation of passenger like Nita Travels allowed. Taxable supplies, imparting driving or training on driving absolutely allowed. पहला वाला एक्सप्रेसली नहीं बोला है, पर दोस्तों ओके, ये ट्रक आता है, ट्रक इज बेसिकली क्या है, गुड्स व्हीकल, और गुड्स व्हीकल 17(5) में कवर्ड ही नहीं, इसीलिए अलाउड, ठीक है। यस, तो 1 2 3 तीनों अलाउड है, डी आंसर आ जाएगा 36 का। ओके, अगर बात करता हूं 37 की, अ नॉन रेसिडेंट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 दिन पहले फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये CTP और NRTP का पूरा उल्टा ही सीन है। जनरली पहले आप सप्लाई करते हो, फिर क्या है, आप थ्रेशोल्ड एक्सीड करते हो, और फिर बेटा आप रजिस्टर करते हो। पर इस केस में तो माय डियर फ्रेंड्स, कांड करने से पहले यानी कि सप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, registration certificate granted to casual taxable person or non-resident taxable person will be valid for,
इशारा किस बात की तरफ है? पीरियड जितना उसने स्पेसिफाई किया, या फिर 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यार विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो आज सी आ जाएगा 38 का। 39 क्या आ जाएगा? बोला है कि भाई सुन, अगर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है एनबीएफसी अदर देन डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस, तो फिर भैया कितने टाइम के अंदर इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? 45। पर दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन वाला केस होता तो यानी मुथूट फाइनेंस रजिस्टर्ड पर्सन इन मुंबई वो अपनी दूसरी ब्रांच जो रजिस्टर्ड इन गुजरात है उसको सर्विस दे देता तो क्या होता? तो इफ यू रिमेंबर डेट व्हेन द सप्लायर रिकॉर्ड सप्लाई सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन व्हिच सच सर्विस वाज सप्लाइड whichever is earlier, याद आवे छे। यस, इसके ऊपर मैंने हाल ही में एफएमएम डाला है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट आर टेकन और अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। तो यहाँ पे इनवॉइस क्या आएगा बेटा? डेट ऑफ अप्रूवल या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल whichever is earlier। नाउ लिसन, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई को ही दोस्तों डेट ऑफ अप्रूवल बोला जाता है, ये याद रखना, ये याद रखना। यहाँ पे इसीलिए गलती कर लेते बिकॉज लॉ में लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है, डेट ऑफ अप्रूवल वर्ड नहीं यूज किया है, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई वर्ड यूज कर दिया, विच इज वेरी रॉन्ग बिकॉज हम लोग ओके आगे जाके इसको टाइम ऑफ सप्लाई में भी यूज करते हैं। तो डेट ऑफ अप्रूवल बहुत जरूरी है कि आप समझो कि इस तरह से ही आपके सामने प्रकट होगा। तो ए और बी विच एवर इज अर्लियर, आंसर विल बी सी। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, invoice be prepared okay in case of supply of goods always in triplicate, in services always in case of duplicate। triplicate किसके लिए? supplier, recipient, transporter। और सर्विस में किसके लिए? सप्लायर एंड रिसिपेंट। ट्रांसपोर्टर थोड़ी सर्विस लेगा बेटा, है? तो आज इसीलिए आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्या? ट्रिप्लिकेट एंड डुप्लीकेट, यानी कि ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग ओके shall be discharged first while discharging liability of taxable person। तो आपको पता ही है, पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर करंट और फिर 73 74। सिंपल सी बात है। ओके अच्छा, और फर्स्ट यहाँ पे डिस्चार्ज किया जाएगा ए, सो ए विल बी द आंसर, माय बैड। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल फाइनल रिटर्न इज within 3 months from the date of cancellation, that is the effect of date of cancellation और date of cancellation order whichever is later, वहां से 3 महीना, तो वो आ जाएगा सी। 43 का आ जाएगा सी। 44 का क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू माय डियर फ्रेंड्स? क्या बोला है देखो तो दोस्तों, पहला बोला ग्रैंड पेरेंट्स आर नेवर कंसिडर्ड ए रिलेटेड पर्सन टू ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। बेटा ऐसा नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड ए रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन और ग्रैंड, ये भी सही नहीं है। थर्ड क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ओनली देयर होली डिपेंडेंट, ये सही है दोस्तों। तो डिपेंडेंट होना जरूरी है, समझा? यस, ओके, तो ही दोनों के बीच में रिलेटेड पर्सन वाला संबंध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 44 का सी है आंसर। 45, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ पे मैक्सिमम लोग दोस्तों मिस्टेक करते हैं, डेफिनेटली शुड कवर इन एफएमएम। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू ओके। तो दोस्तों यहाँ पे लोग पता नहीं जीएसटी लेके आते हैं, अरे जीएसटी नहीं है भाई, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग जाएगा और साथ साथ में वैट लग जाएगा। कितनी बार बोला, आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अरे जीएसटी कहां से लगता है भाई? वो तो 9(1) में ही बाहर निकाल दिया है ना, मां कसम। अरे यस और नो? यस। अच्छा, हाथों हाथ मुझे बता दीजिए, टबैको पे क्या लगेगा? यस, टबैको पे लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी। एंड इंडियन हेम्प ओपियम गांजा पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस जीएसटी, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, आईटीसी शेल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? तो पर्सनल कंजम्पशन नहीं मिलेगा, मेंबरशिप इंटरनल पॉलिसी है ऑफ अ क्लब नहीं मिलेगा, ट्रैवल बेनिफिट्स है एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट। तो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ओके, और इसीलिए तीनों आ जाएगा, आंसर विल बी डी। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स? तो सबसे पहला 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 100। नाउ अंडरस्टैंड, ये सबसे यहाँ पे भी एफएमएम में लेना चाहूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पे भी काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं। क्या? 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल ऑफ 100, तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि ये तो मनी है, और मनी ना ही गुड्स है और ना ही सर्विस।
तो नहीं आएगा सर, ये गुड्स में भी नहीं आएगा सर। नहीं गाउठी, ये मनी नहीं है, ये अपने आप में एक आर्टिफैक्ट है। ऐसा समझो कि अपने आप में एक प्रोडक्ट है, गुड्स है जो बिक सकता है। तो 10 पैसा कॉइन वो रेयर है, तो वो 10 पैसे की कॉइन तो वैसे तो 10 पैसा ही होनी चाहिए ना, वो होता है मनी। 1 रुपए की वैल्यू कितनी, 1 रुपए ही होगी। 10 रुपए की वैल्यू कितनी, 10 रुपए होगी। 10 रुपए की वैल्यू अगर 10 लाख है तो उसका मतलब वो अभी एक ऐसा कमोडिटी बेचा जा रहा है, एज अ गुड्स बेचा जा रहा है, समझा? तो इसीलिए यस, ये गुड्स की डेफिनेशन में आए। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं आएगा, बिकॉज बेटा सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस। लॉटरी टिकट्स आ जाएगा, बिकॉज एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स, सॉरी गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, और एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड्स अब तो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग एंड हॉर्स रेसिंग। ओके, ये कैसे, तो 1 and 3 आ जाएगा आंसर। माई बैड, 1 and 3 नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी। ऊपर लिखा नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, तो फिर 2 ही आएगा। देखो इसमें भी क्या है, बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स होती है कि हमको कॉन्सेप्ट सही से आता है पर ऊपर फालतू का ट्विस्ट टर्न दे दिया है बेटा, अब्बास मस्तान की तरह। जहाँ एग्जाम पूछना था टैक्सेबल पूछ लिया, जहाँ पे बोला है गुड्स की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होना चाहिए, जहाँ वहां पे पूछ लिया है नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो जस्ट बी अ लिटिल मोर अवेयर, डोंट बी वेरी ओवरवेल्ड, बिकॉज आपको अभी ऑप्शंस का सब रीजनिंग पता है कि कहाँ किसका क्या ट्रीटमेंट होगा, राइट? जस्ट रिमेंबर दैट। उसी के लिए शायद भगवान ने आज मेरे से गलती करवाई है, सो दैट ये लेक्चर सुन के तू गलती ना करे। यस, बात दोस्तों कर रहे हैं हम लोग मिस्टर रामा की। A jeweler registered under GST in Mumbai wants to sell his jewelry in trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false, यानी incorrect है? He needs to get registration in Delhi as a casual taxable person. ये correct है. This is true, right? As a casual taxable person, he needs to pay advance tax liability. Yes, absolutely true है. He needs to mandatorily have place of business in Delhi. No, absolutely false है. Fixed place of business नहीं है, इसीलिए तो वहां पे टेम्पररी सेशन ले रहा हूं मैं, वरना तो परमानेंट ऑलरेडी होता। एंड लास्ट इज he needs to file GSTR 1 and 3B just like normal taxpayer. Casual taxable person also will file the same returns. Mind that. Okay, तो ये भी ट्रू है, तो false C है। Which of the following is treated as exempt supply under GST? ये मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। Let's see if you can do it. क्या आंसर आएगा बताइए, बताइए दोस्तों। याद रखना, यहां पे तो सब बोल देंगे कि सर ये और ये एग्जाम्प्ट है, ये तो सबको पता चल जाएगा। पर दोस्तों गूगली पहले वाले में, सेल ऑफ लीकर वाले में क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों? सेल ऑफ लीकर वाले में दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही है माय डियर फ्रेंड्स कि आप सबको पता है ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई से मैं चीख चीख के बोल चुका हूं, क्योंकि ये भले ही सप्लाई है जहां पे गुड्स बेच रहे हैं, कंसिडरेशन ले रहे हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, पर दोस्तों ये 9(2) के बाहर है, यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई। पर दोस्तों याद रखो, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज, और इसीलिए ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आएगा आएगा आएगा, ये भी एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आएगा। ओके, यस। Next, question number 50. Which of the following is a recognized system of medicine for the purpose of exemption for healthcare service? दोस्तों एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब आ जाएगा डी। इसके अंदर और एक है होम्योपैथी और एक है योगा, वो भी आ जाएगा। तो ये चारों नाम बस आप क्या है याद रख लेना, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। मैंने मेरे क्या है अपने चार्ट बुक में ये तीनों का दिया है, आप यूनानी और सिद्धा चाहिए तो ऐड कर देना, यू नो, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, समथिंग दैट आई हैव नॉट कवर्ड विच फेयर, ओके, आई एक्सेप्ट कि यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं है मैक्सिमम ये चीजों को एक्सेप्ट दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट अंडर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट? पहला, केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज। सबसे पहले तो यहाँ पे केमिस्ट शॉप अलग है
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट अलग है, सेल ऑफ मेडिसिन एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टोटली डिफरेंट, मेडिसिन इज गुड्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज सर्विस। तो ये तो कवर्ड नहीं बेटा, ये तो टैक्सेबल ही है, ये याद रखना। यहाँ पे भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, रीजन बहुत सिंपल है, उनको यही लगता है मेडिसिन छे એટલે આ તો यार हेल्थ ना बारे में छे तो ये भी क्या है एग्जाम्प्ट है। नहीं बेटा, उस पर 5% जीएसटी लगता है। फार्मा बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट के नॉट मिस आउट ऑन चार्जिंग जीएसटी। यस, देयर माइट बी फ्यू विच आर एग्जाम्प्ट बट देयर आर ऑल्सो अ लॉट विच आर टैक्सेबल। ओके, यस। नेक्स्ट इज फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय द हॉस्पिटल टू इन पेशेंट्स माय डियर फ्रेंड्स एज पर डाइट प्रिस्क्राइब बाय हॉस्पिटल। डेफिनेटली दोस्तों एग्जाम्प्ट है कॉम्पोजिट सप्लाई के तहत। फूड सप्लाई टू विजिटर एंड अटेंडेंस एग्जाम्प्ट है दोस्तों। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, ऑब्वियसली हेल्थ केयर सर्विस नहीं है तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने टैक्सेबल बोल के एग्जाम्प्ट लिखा है क्या? माय बैड। ओके, ऑब्वियसली दोस्तों ये भी क्या है, टैक्सेबल। ठीक है, सिर्फ एडमिटेड पेशेंट्स को एग्जाम्प्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों बात करें तो ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा बाय द वे? बी। क्वेश्चन नंबर 52, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 5 लाख, एडवांस 1/4 को, इनवॉइस 15/4 को, गुड्स रिमूव्ड 25/4 को, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज? तो बेटा इनवॉइस या फिर गुड्स रिमूव्ड विच एवर इज अर्लियर, यानी 15 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों यही ले लूंगा मैं, यानी कि 15 अप्रैल, यानी कि दिस वन। ओके, ये मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, ओके, नोटिफिकेशन 66/2017 के तहत हम लोग अभी एडवांस को कंसिडर ही नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। ओके, बट दोस्तों ये भी एक सत्य है, कठोर सत्य है कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ये अप्लाई नहीं होता है। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम का आपको टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढना है तो आप सीधा ले लेंगे विच एवर इज अर्लियर। ये याद रखना, ये मैंने एफएमएम सीरीज में कवर किया था पर लोगों को याद नहीं रहता है, इसीलिए वापस याद दिला दिया, तो इसको प्लीज देख लेना, जरूरी है। 53, श्याम लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई इज रिसीविंग लीगल सर्विसेज फ्रॉम अ लॉयर, aggregate turnover of Sham was 42 lakhs which has clearly exceeded the threshold limit। ओके, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक एडवोकेट ने शाम को दोस्तों क्या सर्विस दिया है, वहाँ पे टैक्सेस पेबल एज पर आरसीएम, बिकॉज थ्रेशोल्ड लिमिट इसका बिजनेस एंटिटी का एक्सीड हो रहा है। तो बेटा इसका अगर ढूंढना है अपने को टाइम ऑफ सप्लाई तो दो ही तरीके हैं बेटा, ये दोनों को पहले कंपेयर करो, इससे डेट ऑफ पेमेंट मिल जाएगा, और फिर उसको कंपेयर करो इसके साथ, नहीं बेटा यहाँ से ऐड करो 61 डेज, और फिर वो जो डेट आएगा उसके साथ कंपेयर करो। तो दोस्तों यहाँ पे तो विच एवर इज अर्लियर फर्स्ट में आएगा, और ऊपर वाला डेटा पकड़ोगे 15 अप्रैल से 61 डेज गिनोगे तो सिंपल सी बात है बेटा, अप्रैल भी चला जाएगा, मई भी चला जाएगा, शायद आप लैंड कर दो कहाँ पे, जून में। तो वो डेट फाइंड आउट करूँ ही ना, माँ कसम, मैं तो 1 मई को ही क्या है ले लूँ। नेक्स्ट, ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन, 5 more MCQs to go, let's do it। Which of the following is not eligible for opting composition scheme, my dear friends? बताइए बताइए बताइए। यहाँ पे भी दोस्तों बहुत बार लोग मिस्टेक करते हैं, फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक है दोस्तों। बताइए, आप स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर बताइए, चलिए बताइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, क्योंकि अगर आप सबका देखेंगे ओके, तो ये सब दोस्तों क्या है, गारमेंट्स, रेस्टोरेंट, ट्रेडर। तो यहाँ पे दोस्तों ये ट्रेडर है, यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला ये ट्रेडर है, तो इनका टर्नओवर भी चेक करो आप, सब बिलो 150 है, तो इनको तो मिल जाएगा। किसको नहीं मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? थर्ड वाले को। क्यों? क्योंकि भले ही इसका 150 के नीचे है दोस्तों, पर बात यहाँ पे 10(1) और 10(2) की हो रही है, और उसमें सिर्फ ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट वालों को ही मिलता है, सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलता। ये याद रखना बेटा, याद रखना। ओके, यस, और इसीलिए यहां पे यही आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट, assuming that all activities given below are undertaken for consideration, state which of the following is not a supply? Renting of commercial office, definitely it is a supply.
employee agreeing to not work for the competitor after leaving the करंट एम्प्लॉयमेंट, दोस्तों इसके रिलेशन में उसको नॉन कम्पीट फी मिलती है, और नॉन कम्पीट फी हमेशा एक एक्स एम्प्लॉयर एक एक्स एम्प्लॉय को देता है, एक्स एक्स को देता है। कौन बेटा? एक्स एक्स को देता है। आर यू गेटिंग इट? यस। और उस केस में दोस्तों वो एम्प्लॉयमेंट के दायरे से बाहर आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए यहां पे सीन ऐसा है, और इसीलिए यहां पे सीन ऐसा है कि ये भी एक सप्लाई होगा, ये 7(2) के बाहर आ जाएगा। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल सर्विस सप्लाई है। प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सप्लाई नहीं है। समझा? यस, आंसर विल बी डी। ओके, ये भी क्या है, काफी जन मिस्टेक करते हैं जज करने में और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है एम्प्लॉय बड़ा गया ना, नॉट अ सप्लाई। सर ने सिखाया था ना बी और डी, तो इसमें कौन सा आएगा? बेटा सिखाया था, सिखाया सर ने, सही था, तूने सुना क्या था पहले वो जज कर बेटा। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे माय डियर फ्रेंड्स, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000 and charged GST at the rate 18%. However, owing to some defect, Y returned some goods, okay, to Z, issuing a credit note of 40,000 plus GST in the same month. Okay. तो आज दोस्तों Z ने ही क्या है बेटा, माल बेचा था और Z ने ही फिर क्रेडिट नोट इशू किया 40,000 का। आपका GST लायबिलिटी क्या आएगा? दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो लोग चूक जाते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट करने से याद रखिए, डेबिट नोट इशू करने में याद रखिए, सबसे पहले तो कभी भी आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हो तो आपका लायबिलिटी बढ़ेगा, बिकॉज आपने सप्लाई करने का गुनाह किया है और आप GST के साथ पैसा ले रहे हो। तो आपने 255 प्लस GST 18% ले लिया होगा पैसा। यस सर। फिर उसने रिटर्न किया तो आप इशू करोगे क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट का फायदा क्या है कि सप्लायर को क्या है, अभी गुड्स वापस मिल रहा है और उसको पैसा वापस दे देना है, तो उसका लायबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज भैया आपने जो सेल्स गिना था वो तो एक्चुअली सेल्स हुआ ही नहीं, वो वापस आ गए, गुड्स वापस आ गए बेटा, चले गए, जो चले गए थे वो वापस आ गए। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, मेरा नेट सेल्स तो कितने का हुआ दोस्तों? 2,55,000 का नहीं, मेरा नेट सेल्स हुआ है माय डियर फ्रेंड्स 2,55,000 माइनस 40,000 यानी कि 215। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। तो 2,15,000 का जो 18% होता है दोस्तों, वो आपका नेट लायबिलिटी आएगा, एंड दैट इज 38,700। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स एज पर सेक्शन 252 क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स, यस। ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू लैंड अग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई, यस। मनी, यस। सिक्योरिटीज, नन। मनी नो, सॉरी, मनी नो, सिक्योरिटीज नो, माय बैड, ओवर एक्साइटमेंट, सॉरी, मिस्टेक झाला। ओके, तो आज इसीलिए दोस्तों गुड्स की डेफिनेशन पहला और दूसरा डेफिनेटली कवर करेगी, मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो 1 and 2 आंसर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर, यस दैट इज करेक्ट। ओके दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। इसमें मैक्सिमम लोग बहुत 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 बड़ी गलती कर देते हैं। ओके, एंड वी विल सी दैट व्हाट इट इज। ओके, फटाफट से चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट पूछा है, तो वो चीज याद रखना, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं दिखना, इनकरेक्ट। ओके, तो आप टैगिंग कर देना कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, और फिर फाइनली जो एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा या दो, वो वॉट एवर द केस में भी, वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहला, इफ सप्लायर हैज एरनेसली डिक्लेयर्ड अ वैल्यू विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ओके ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड, देन ही कैन इशू क्रेडिट नोट फॉर द सेम। क्या लगता है दोस्तों, सही है या गलत? ओके, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बोल दिया है कि डिक्लेयर किया है मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, तो भैया क्रेडिट नोट ही होता है, उसमें करना चाहिए था 1 पर, कर दिया 150, सिंपल, करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा, if the supplier declared some special discount which is offered after supply, which is offered, which is agreed after supply, okay, offered है या फिर agreed है, okay, you can also interchangeably use the word agreed after supply, he cannot issue credit note under GST law। इसका मतलब यही है कि उसको उसका डिस्काउंट नहीं मिलेगा रिड्यूस करने, और देयर बाय उसकी GST लायबिलिटी रिड्यूस्ड अमाउंट पे नहीं आएगी, वो ऊपर वाले अमाउंट पे ही आएगी जो
ऑलरेडी पहले डिक्लेयर थी, बिफोर डिस्काउंट वाली वैल्यू थी। एकदम सही है दोस्तों ये स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज पोस्ट सप्लाई वाले जो डिस्काउंट्स है इसमें तभी कवर होंगे जब आपने अग्री ऑफर किया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कब? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें ही मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं लोग। समझा? यही गेम चेंजर था दोस्तों। वही केसेस कवर होंगे और कोई नहीं, कोई भी नहीं। समझा? इसमें आपको एक्चुअली ओके क्रेडिट नोट के साथ साथ यू हैव टू रेड विथ 15(3)(b ये पढ़ोगे तो क्या है जाके समझ में आएगा आपको ये केस। ओके करेक्ट। थर्ड, if quantity received by supplier is more than what has been declared in tax invoice then supplier can issue debit note for the same. okay तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आपने एक्सेस क्वांटिटी भेज दी और बिलिंग अंडर इनवॉइसिंग का कर दिया है, यानी उस एक्सेस क्वांटिटी का आपने इनवॉइस रेज ही नहीं करवाया, तो फिर सिंपल सी बात है इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स एक चीज प्लीज याद रखिएगा, आप इशू कर सकते हैं डेबिट नोट। आप इशू कर सकते हैं डेबिट नोट बिकॉज आपने कम अमाउंट का दोस्तों बिलिंग किया है। ओके दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट अरे दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट ओके दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये भी करेक्ट ही है स्टेटमेंट, ठीक है। एंड लास्ट इज देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट इन द रिटर्न। दोस्तों ये कंप्लीटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देयर इज अ टाइम लिमिट एंड द टाइम लिमिट इज कि जब भी आप इशू करो उसके अगले महीने ही आपको उसे रिफ्लेक्ट करवा देना। समझा? यस ओके दैट्स इट। तो भैया फोर्थ का ही क्या दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें दोस्तों, तो एबीसी लिमिटेड जनरेटेड ई-वे बिल ऑन 12th of February on 14 hours. It transported ODC, O dimensional cargo, for a distance of 100 kilometers. The validity period of e-way bill will expire on dash if there is no extension of the same. Okay. अभी आप मुझे बताएंगे यहाँ पे उसने जनरेट किया है कभी दोस्तों 2 फरवरी को, यानी ये ओडीसी है। ओडीसी का कितना है 20 किलोमीटर और ये भाई का डिस्टेंस है 100, यानी 5 दिन का वैलिडिटी आएगा। करेक्ट। अब उसने 12 फरवरी को किया है तो मिडनाइट 12 और 13 फरवरी से शुरू होगा कारवा, पर खत्म कब होगा 13-14 को। ये पहला दिन 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 1 2 3 4 5 राइट। तो आज दोस्तों 59th का आंसर है क्या बी। यस ओके परफेक्ट। एंड 60th माय डियर फ्रेंड्स इज Ram, an individual based in Gujarat is in employment and earning 10 lakhs salary. ये भी दोस्तों यहाँ पे भी मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। लेट्स सी व्हाट इट इज। बंदा अर्न कर रहा है 10 लाख का सैलरी, इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ओके कंसल्टेंसी सर्विसेज टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सपांड बिजनेस। His turnover from supply of such services is 12 लाख. Determine whether Ram is liable for registration or not. सबसे पहले मैं बता दूं वो जो 10 लाख कमा रहा हो ऐसा सैलरी कमा रहा तो 7(2) में आएगा। इट इज नॉट अ सप्लाई, पहले वो बात। दूसरा इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बेसिस पे वो कर रहा है। समझा? यस। अब आप सही ऑप्शन बताइए क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। यस yes as his aggregate turnover is more than 20 lakhs. बताइए। नहीं, गलत यही होगा सही दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट माय डियर फ्रेंड्स। व्हाई? बिकॉज दोस्तों आज मैंने आपको बोला एग्रीगेट टर्नओवर की काउंटिंग में आप कभी भी लेंगे सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पर, वो सप्लाई होना चाहिए। अरे पर वो सप्लाई होना चाहिए यार। ये जो मैं एज एन एम्प्लॉय सैलरी कमा तो क्या वो सप्लाई है? नहीं, वो सप्लाई नहीं है। तो फिर वो एग्रीगेट टर्नओवर में कहां से आएगा रे पगले? वो एग्रीगेट टर्नओवर में कहां से आएगा रे पगले? तो आएगा ही नहीं। शेड्यूल 3 वाली कोई भी क्या है एक्टिविटीज आप एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेंगे। या कितनी बार बता, इसके ऊपर मैंने एफएमएम भी डाला है।
अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट मैंने जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर का ओसीओ क्यू बना उसमें भी डाला है। प्लीज ये चीज को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है क्या, एज द सर्विस इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माय डियर फ्रेंड्स डज नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एंड देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख, बिकॉज उस केस में यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर आपका सिर्फ और सिर्फ आएगा कितना, 12 लाख, समझा, विच इज लेस देन 20 lakhs। दैट्स इट, नॉट लायबल टू रजिस्टर। दैट्स इट दोस्तों। इसी तरह से हम लोगों ने पूरा क्या 60 एमसीक्यूज एनकैप्सुलेट कर दिया है जो आईसीआई के पोर्टल पे था। ओके, इसका अप्रोच हम लोगों ने जान लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये नॉर्मल एमसीक्यूज थे। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लिखिए। अगर मुझे 100 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं दोस्तों तो मैं डेफिनेटली क्या है उस पर भी क्या है एक मैराथन ले लूँगा, एमसीक्यू मैराथन ले लूँगा दोस्तों, जहाँ पे मैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज एक साथ कर दूंगा। ये सब शायद अभी आपको काम ना लगे, पर जो 3 से 4 दिन की छुट्टी है तब काम लगेगा दोस्तों। दैट्स इट।